अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे निर्णायक और शायद सबसे दर्दनाक घटना की बात करें तो 1947 का विभाजन सबसे ऊपर आता है। ये कोई साधारण राजनीतिक घटना नहीं थी। ये एक ऐसा बवंडर था जिसने रातों रात लाखों लोगों की पहचान, उनके घर, उनका वजूद सब कुछ छीन लिया। आज हम इसी इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। कुछ सटीक आंकड़ों और ज़मीनी रिपोर्टों के जरिए गहराई से समझेंगे कि आखिर उस दौर में असलियत क्या थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,50,00,000 यानी 1.5 करोड़ लोग। जब अंग्रेजों ने जल्दबाजी में सत्ता सौंपी और भारत छोड़ने का फैसला किया तो इतने बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए। जरा सोचिए, ये मानव इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा प्रवास था। लोग बस रातों रात बेघर हो गए। उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर उस तरफ भागना पड़ा जहां उन्हें लगा कि उनका धर्म बहुसंख्यक है। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल था। तो आज की इस चर्चा में हम इस पूरे घटनाक्रम को इन 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे ब्रिटिश शासन के अंत से, फिर देखेंगे रैडक्लिफ लाइन कैसे खींची गई। उसके बाद इस सदी के सबसे बड़े मानव प्रवास पर नजर डालेंगे, फिर उन लोगों की आवाजें सुनेंगे जो बच गए, और अंत में बात करेंगे इसकी विरासत और पुनर्वास की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश शासन के अंत की, यानी उनकी राजनीतिक विदाई की। देखिए, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति ने तो पहले ही सांप्रदायिक तनाव की आग सुलगा रखी थी, और लगातार हो रहे दंगों ने हालात ऐसे कर दिए थे कि अंग्रेजों के पास अब जल्द से जल्द बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अब यहाँ जो जल्दबाजी दिखाई गई वो वाकई हैरान करने वाली है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि वो जून 1948 तक भारत छोड़ेंगे, लेकिन जब वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए तो उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को अचानक तेज कर दिया। उन्होंने निकास की तारीख को खिसकाकर अगस्त 1947 कर दिया। मतलब इतने विशाल और जटिल देश की सत्ता सौंपने के लिए सिर्फ चंद महीने, और जाहिर है इसका परिणाम बेहद विनाशकारी साबित हुआ। इस पूरे विभाजन के पीछे जो मुख्य सोच थी वो थी द्विराष्ट्र सिद्धांत, यानी 2 नेशन थ्योरी। आसान शब्दों में कहें तो ये वो वैचारिक दावा था जिसने कहा कि हिंदू और मुस्लिम सिर्फ 2 अलग अलग धर्म नहीं हैं, बल्कि ये 2 बिल्कुल अलग राष्ट्र हैं जिनकी जीवन शैली इतनी अलग है कि वो एक साथ नहीं रह सकते। और अलग अलग पक्षों के कई नेताओं ने इसी विचारधारा का इस्तेमाल करके एक बटे हुए उपमहाद्वीप की वकालत की। इसी ने अंततः पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रैडक्लिफ लाइन खींचना, यानी नक्शे पर लकीरें। राजनीतिक सहमति तो जैसे तैसे बन गई, लेकिन असली चुनौती थी सदियों से घुले मिले समुदायों के बीच एक नई सीमा रेखा खींचना। अब यहाँ जो तथ्य सामने आते हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। जिस इंसान को करोड़ों लोगों का भविष्य तय करने का काम सौंपा गया, सर सिरिल रैडक्लिफ, वो एक अंग्रेज बैरिस्टर थे जो इससे पहले कभी, जी हाँ कभी भारत नहीं आए थे। उन्हें यहाँ की जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं था, और उन्हें सीमाएं तय करने के लिए कितना वक्त मिला? महज 5 हफ्ते। सबसे बड़ी विडंबना तो ये देखिए कि ये सीमा रेखा 15 अगस्त से पहले ही गुपचुप तरीके से फाइनल कर ली गई थी, लेकिन लोगों को आज़ादी के बाद ही बताया गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? 2 बिल्कुल ही अलग तरह की भौगोलिक सच्चाइयां वजूद में आईं। एक तरफ था हिंदू बहुल भारत संघ, जो भौगोलिक रूप से पूरा एक जुड़ा हुआ विशाल भूभाग था, और दूसरी तरफ था मुस्लिम बहुल पाकिस्तान, जो भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र द्वारा 2 हिस्सों में कटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इस अस्वाभाविक बंटवारे ने बंगाल और पंजाब जैसे अहम राज्यों को बड़ी ही बेरहमी से बीचों बीच से चीर कर रख दिया। तो अब बढ़ते हैं तीसरे पहलू की तरफ, सबसे बड़ा मानव प्रवास, एक ऐसा मानवीय संकट जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जैसे ही रैडक्लिफ लाइन को मंजूरी मिली, अचानक एक ऐसा संकट खड़ा हो गया जिसकी शायद किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी। अगर हम सिर्फ पंजाब क्षेत्र के प्रवास के आंकड़ों पर नजर डालें तो वो आंकड़े ही रोंगटे खड़े कर देते हैं। जो पूर्वी पंजाब भारत के हिस्से में आया, वहां से लगभग 65 लाख मुस्लिम पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान की तरफ भागे, और ठीक उसी तरह पश्चिमी पंजाब से करीब 47 लाख हिंदू और सिख पूर्वी पंजाब की ओर आए। जरा सोचिए, लोग पैदल, खचाखच भरी रेलगाड़ियों में या बस बैलगाड़ियों पर अपना सब कुछ छोड़कर उस तरफ निकल पड़े जहां उनके धर्म के लोग ज्यादा थे। देखिए, ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं, ये एक बहुत ही गहरा और दर्दनाक घाव है। उस वक्त कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची थी। इस भयंकर सांप्रदायिक हिंसा में लगभग 10 लाख लोग मारे गए। 10 लाख! और त्रासदी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, लगभग 83,000 महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। वो सच में एक ऐसा खौफनाक समय था जब इंसानियत अपने सबसे निचले स्तर पर आ गिरी थी। अब आते हैं चौथे भाग पर, बचे हुए लोगों की आवाजें, यानी 1947 के बच्चे। इतने बड़े स्तर के आंकड़ों को देखकर कभी कभी हम उन चेहरों को भूल जाते हैं जिन्होंने इसे झेला,
तो आइए अब उन बच्चों की कहानी सुनते हैं जो 1947 के इस खौफनाक सफर में किसी तरह जिंदा बच गए। सबसे पहले बात करते हैं प्रताप कुमार होरा की। इनकी कहानी इस पूरे दर्द को बहुत करीब से महसूस कराती है। कसूर शहर में एक बहुत बड़े और खुशहाल घर में रहने वाला इनका परिवार अचानक बस एक रात में शरणार्थी बन गया। इनके पिता एक बहुत ही कामयाब वकील थे, लेकिन जैसे ही हिंसा भड़की, प्रताप को अपनी जान बचाने के लिए एक छोटी सी रेलगाड़ी में छुपकर भारत आना पड़ा और यहाँ आकर उन्हें एक छोटे से कमरे में गुजारा करना पड़ा। एक पल में अपनी सारी सुरक्षा, अपनी पूरी पहचान खो देने का ये एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है। और फिर इलाय बैनर्जी की कहानी है, जो हिम्मत और जज्बे की एक बहुत ही अनोखी मिसाल है। पूर्वी बंगाल में हर तरफ दंगे फैले थे। उनके पिता परिवार को सुरक्षित निकालने का इंतजाम करने कोलकाता गए थे, लेकिन बदकिस्मती से वहीं उनकी मृत्यु हो गई। इतनी भयानक त्रासदी, लेकिन फिर भी उनकी मां ने हार नहीं मानी और 14 साल की इला अपने परिवार को लेकर जमशेदपुर के लिए निकल पड़ी। सोचिए, इतने मुश्किल वक्त में भी एक नई जिंदगी शुरू करने की ये हिम्मत वाकई प्रेरणादायक है। एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी भगवान दास तनेजा की है। अगस्त 1947 में उनकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। 8 साल का बच्चा, जब उनकी ही मोहल्ले में दंगे भड़क उठे, घरों को लूटा गया, जला दिया गया। डरा हुआ तनेजा परिवार बस किसी तरह अपनी जान बचाकर एक ट्रेन में चढ़ा और भारत पहुंचा। उनका यह अनुभव अकेले उनका नहीं है, बल्कि उन अनगिनत परिवारों की कहानी है जो भयानक हिंसा से बचकर एक नई जमीन पर पहुंचे थे, खाली हाथ, बस एक शरणार्थी बनकर। अब बात करते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से की, विरासत और पुनर्वास, वो निशान जो हमेशा के लिए रह गए। विभाजन की कहानी सिर्फ 1947 में खत्म नहीं हुई। इसके जो घाव थे, जो निशान थे, उनसे उभरने में दशकों लग गए। दोनों ही देशों के सामने लाखों शरणार्थियों को फिर से बसाने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब जरा सोचिए, दिल्ली जैसा पुराना और ऐतिहासिक शहर अचानक आए शरणार्थियों के सैलाब से कैसे बदल गया होगा। पुराना किला और लाल किला जैसी विशाल ऐतिहासिक इमारतें देखते ही देखते बड़े बड़े शरणार्थी शिविरों में बदल गईं। किंग्सवे कैंप जैसे सैन्य बैरकों में तो एक ही समय में 35,000 से ज्यादा लोग रह रहे थे। वक्त बीतता गया और यही लोग धीरे धीरे आबाद हुए। लाजपत नगर और पटेल नगर जैसी कॉलोनियां बसाई गईं, जो आज भी दिल्ली की पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। इस मास माइग्रेशन ने बड़े शहरों की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 1941 में दिल्ली की मुस्लिम आबादी 33.2% थी, लेकिन बड़े पैमाने पर हुए प्रवास और हिंसा के बाद 1951 आते आते ये घटकर महज 5.7% रह गई। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक शहर का पूरा सामाजिक ताना बाना बस कुछ ही महीनों में हमेशा के लिए बदल गया। और दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हालात अलग थे। वहां भी एक बहुत बड़ा शरणार्थी संकट सामने मुंह बाए खड़ा था। 1951 के आंकड़ों को अगर हम देखें तो पाकिस्तान में आए कुल शरणार्थियों में से 80% से भी ज्यादा लोग सिर्फ पूर्वी पंजाब और राजपूताना से आए थे। इससे ये साफ समझ आता है कि भारतीय पंजाब से जो इतने बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए थे, दरअसल उन्होंने ही पश्चिमी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी का निर्माण किया। तो इन सब बातों के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल हमारे सामने आता है। क्या सिर्फ 5 हफ्तों में महज एक नक्शे पर खींची गई लकीर सदियों के साझा इतिहास, संस्कृति और लोगों के आपसी रिश्तों को सच में बांट सकती है? 1947 के वो जख्म आज भी दक्षिण एशिया की भू राजनीति और यहाँ के लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं जिंदा हैं। इस विषय ने इतिहास के पन्नों पर बहुत कुछ ऐसा छोड़ा है जिसे समझना आज भी उतना ही जरूरी है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सोचने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगली बार।